हेलो एमर्स, एक बार पुनः हम लोग आ गए हैं अपने लेक्चर एंड टॉपिक को आगे बढ़ाने के लिए। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं मैग्नेटिज्म एंड मैटर, और आज हम समझेंगे कि आखिर किसी भी पदार्थ के अंदर मैग्नेटिज्म कहाँ से पैदा होता है और मैग्नेटिज्म के आधार पर पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बट स्टार्ट करने से पहले हम बेसिक बातें जानते हैं। पहले बेसिक बातें क्या, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि अगर मैं एक मैग्नेट को लूँ तो मैग्नेट के पास दो पोल होते हैं, एक होता है नॉर्थ पोल और एक होता है साउथ पोल। और इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होता है, ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो होता है 2L। वो क्या होता है 2L। और इस कंडीशन में हर पोल के पास अपनी एक स्ट्रेंथ होती है। इसके पास होती है +M, जिसे पोल स्ट्रेंथ बोलते हैं, वैसे हम बोलते हैं -M, जो कि साउथ की पोल स्ट्रेंथ बता रही होती है। ठीक है। और इसकी बदौलत हम इस पूरे मैग्नेट का स्ट्रेंथ निकाल सकते हैं, और इस पूरे मैग्नेट का जो स्ट्रेंथ होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट बोलते हैं। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, ठीक है, डाइपोल मोमेंट। ठीक, ये मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट हम किसके लिए बता रहे हैं फिलहाल में, बार मैग्नेट के लिए। और बार मैग्नेट के लिए जो हमारे पास आंसर मिलेगा वो कुछ ऐसा होगा कि M × 2L। ठीक है ना, बिल्कुल। तो ये क्या बताता है, एक मैग्नेट का, एक बार मैग्नेट का स्ट्रेंथ। ठीक है। इसके साथ साथ हम लोगों ने ये भी आज तक समझ लिया है, मतलब अब तक समझ लिया है कि अगर मान लीजिए कोई भी लूप है, उस लूप के अंदर क्या जा रहा है, करंट। ठीक है ना। तो ये भी किस तरह बिहेव करेगा, एक मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। फिर से, जब कभी भी हमारे पास कोई एक सर्कुलर वायर है, और सर्कुलर वायर होने के साथ साथ ये करंट कैरिंग वायर है, सर्कुलर करंट कैरिंग वायर है ना। तो करंट कैरिंग वायर अगर रहा, सर्कुलर करंट कैरिंग वायर रहा, तो ये भी कैसे बिहेव करेगा, बिहेव लाइक मैग्नेट। ये भी कैसा बिहेव करेगा, मैग्नेट, क्योंकि इसके पास भी नॉर्थ एंड साउथ पोल प्रोड्यूस होंगे। कैसे, तो देखिए, ध्यान से देखिए, ये करंट की डायरेक्शन है। करंट की डायरेक्शन कैसी है सर, क्लॉकवाइज है। क्लॉकवाइज है तो आप क्या करेंगे, राइट हैंड निकालेंगे, और राइट हैंड में आपको करना क्या है, राइट हैंड में अपने थंब को उस डायरेक्शन में करना है जिधर करंट का फ्लो हो रहा है। तो मेनली अगर आप ध्यान से देखेंगे, तो अगर मैं इसको ऐसे थंब को एक्सप्रेस करूं तो मेरी फिंगर कर्ल करनी है, मुझे फिंगर को क्या करना है, कर्ल करना है। तो देखो, ये करंट की डायरेक्शन है, और मैं फिंगर कर्ल करूं तो फिंगर कर्ल करूंगा ऐसे, है ना। तो कैसे जा रही है सर, ऐसे जा रही हैं अंदर की ओर, और अंदर से फिर बाहर आ रही है ना, अंदर से बाहर आ रही है। यही तो हो रहा है। पकड़ो, देखो, मैं ऐसे क्या किया, ऐसे थंब इधर किया, ये रहा, और ये क्या हो रही है, अंदर से बाहर की ओर आ रही है, इधर से जा रही है ना। तो इधर से जा रही है, इसका मतलब क्या, इधर से जा रही है मतलब क्या सर, जा रही है, इसका मतलब डॉट डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। अगर कोई चीज़ अंदर जा रही है तो उसके लिए हम डॉट डॉट यूज करते हैं, और बाहर क्रॉस यूज करते हैं, और जो आ रही है तो उस केस में हम क्या यूज करते हैं, डॉट। ठीक है, डॉट यूज करते हैं। ठीक, तो अब ये क्रॉस बन गया, है ना, क्रॉस बन गया। अब इस चीज को आप क्या कर सकते थे, अब इस चीज को आप उठा के ऐसे भी कर सकते थे। ये तो क्रॉस और डॉट का खेल हो गया। अब नॉर्थ और साउथ पोल के लिए आपको क्या करना चाहिए, ऊपर चले जाना चाहिए, मतलब इसको उठा के ऐसे कर लीजिए, फिर ऊपर से देखिए। ऊपर से जब आप देखेंगे तो क्या होगा सर, यहाँ पे जाती हुई, मतलब इस सर्कुलर लूप के अंदर जाती हुई नजर आ रही है ना। और कब जाती है, किसके, मतलब अब ध्यान से समझेंगे तो ये मान लीजिए बार मैग्नेट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। तो इधर से क्या होती है, निकलती है, इधर से क्या होती है, निकलती है, और अंदर किधर की ओर जाती है, साउथ से जाती है ना। तो क्या हो रहा है सर, क्या हो रहा है कि अंदर, यानी सर्कुलर लूप के अंदर साउथ पोल बन रहा है, यानी ये वाला साइड क्या बन रहा है, साउथ पोल। अगर मैं उठा के ऐसे देखूं तो करंट इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या हो रही है, इस लूप के अंदर जा रही है। तो ये क्या बन गया, ये बन गया आपका साउथ पोल, सीधा। ठीक है ना, ये क्या बन गया, साउथ पोल। और अगर आप पीछे से देख रहे हो, यानी नीचे से देखोगे, तो उधर से क्या हो रही है, निकल रही है। अगर इधर से जा रही है तो उस साइड से निकल रही होंगी, तो इसका जस्ट पिछला वाला सिरा क्या होगा, नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगा। ठीक है। तो इस तरीके से आप समझ पाए कि देखिए, यहाँ पे कभी भी एक करंट कैरिंग लूप है तो वो कैसा बिहेव करता है, एक मैग्नेट की तरह, क्योंकि इसके पास भी क्या जाता है, साउथ पोल और नॉर्थ पोल। जब करंट कैसा होगा, क्लॉकवाइज, तब तो क्या बन जाएगा, तब तो साउथ पोल बन जाएगा। लेकिन जब करंट क्या हो गया, जब करंट एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है ना, एंटी क्लॉकवाइज, तब यहाँ पे क्या बन जाएगा, नॉर्थ पोल। सेम फिनोमिना से आप समझ सकते हो। ठीक है, तो नॉर्थ पोल बन गया। और जब कभी भी साउथ पोल और नॉर्थ पोल बना, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब मैग्नेट है ना, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यानी मैग्नेट। क्लियर। तो ये होता है खेल इसमें। ओके,
ये कब आएगा? जब एंटी क्लॉकवाइज आएगा। और इसको याद करने का तरीका हमारे पास क्या होता है कि सर यहाँ पे n है तो n से हम क्या पकड़ लेंगे? नॉर्थ, यानी एंटी क्लॉकवाइज अगर करंट घूम रहा है सर्कुलर लूप के अंदर तो नॉर्थ पोल बनाएगा, और अगर क्लॉकवाइज घूम रहा है तो सीधा सीधा साउथ पोल बनाएगा। ओके, अब जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, क्या देख पा रहे हैं कि यहाँ पे है, जब मेरे पास जब हमारे पास एक बार मैग्नेट है तब उसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कितना हो रहा है? m/2l हो रहा है ना। वैसे ही अगर मेरे पास कोई सर्कुलर करंट कैरिंग वायर है तब उस केस में अगर मैं इसका पोल स्ट्रेंथ निकालना चाहूं तब कितना होगा? तब जानते हैं कितना होगा? तब इसका जो होगा वो होगा m इज इक्वल टू आई ए। तब कितना हो जाएगा? m इज इक्वल टू आई ए। ए क्या होगा? इस सर्कुलर लूप का एरिया वेक्टर हो जाएगा। ओके, और आई क्या होगा? इसके अंदर फ्लो होने वाला करंट। बार मैग्नेट है तो डाइपोल मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है सर? तब होता है स्मॉल m इंटू 2l। और जब एक सर्कुलर लूप लूंगा जिसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है तब उस कंडीशन में इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कितना होगा? I इंटू ए। क्लियर? दो बातें क्लियर होनी चाहिए। सोलेनोइड के अंदर चले जाएंगे तो सोलेनोइड के अंदर क्या होता है? NiA है कि नहीं है? याद आ रहा है आपको? देखो वही चीज मैंने यहाँ पे लिखी है एक्चुअल में। यही सर्कुलर लूप अगर क्या हो जाएगा? नंबर में हो जाएगा, कई सारे टर्न हो जाएंगे तो n से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो बात तो वही किया है मैंने, है ना। सोलेनोइड के अंदर हम क्या लिखते हैं कि m इज इक्वल टू NiA, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? NiA कि नंबर ऑफ टर्न्स, क्योंकि सोलेनोइड में क्या होता है? बहुत सारे सर्कुलर लूप बन जाते हैं, तो सोलेनोइड के लिए मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट NiA हो जाता है, लेकिन एक सिंगल लूप के लिए कितना होगा? I इंटू ए। ओके, ठीक। अब ये दो बातें समझ में आ गई तो एक बात यहाँ पे ध्यान दो कि M और A, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शन निकालना बहुत जरूरी है। डायरेक्शन नहीं आएगा तो दिक्कत होगी। यहाँ पे डायरेक्शन का खेल बड़ा अजूबा है, ठीक है ना। यहाँ पे M है और यहाँ पे A है, तो M और A के अंदर रिलेशन है, ठीक है ना। यानी M की डायरेक्शन कैसी होगी? तो M की डायरेक्शन वही होगी जो A की डायरेक्शन होगी। M की डायरेक्शन वही जो A की डायरेक्शन। अब A की डायरेक्शन क्या? किधर से देख रहे हो? पकड़ो। M की डायरेक्शन क्या? तो M की डायरेक्शन वही जिधर से आप देख रहे हो। दो चीजों से कनेक्ट कर लो पहले। किधर से मैं देख रहा था? यहाँ पे इधर से देख रहा था, है ना। तो M की डायरेक्शन किधर होगी? इधर होगी। समझ पा रहे हो जो मैं बोल रहा हूँ? M की डायरेक्शन और A की डायरेक्शन क्या होगी? सेम। और M की डायरेक्शन और क्या बोलते हैं? फिर से M की डायरेक्शन और A की डायरेक्शन जो होगी, स्पेशली यहाँ से भी हटा दो तो आप पीछे चले जाओ। M का रिलेशन हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड लाइन से मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी से दिखाया है। जब हम लोगों ने एक बार मैग्नेट को कहाँ रखा था सर? बार मैग्नेट को जब हम लोगों ने बार मैग्नेट को जहाँ रखा था उसके एक्सियल पोजीशन पे एक पॉइंट को रखा था, और जब हम क्या निकाल रहे थे उस पॉइंट के ऊपर उस बार मैग्नेट के कारण मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, तब हमें पता चला था कि एक्चुअल में हमारे पास जो आंसर आया था वो था B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और यहाँ पे 2m अपॉन r³ आया था। और यहाँ पे जो M की जो डायरेक्शन थी वो एक्चुअल में किस डायरेक्शन में थी? B के डायरेक्शन। तो जो डायरेक्शन M की वही डायरेक्शन B की। ओके, ठीक है, इस चीज को पकड़ के रखेंगे तो डायरेक्शन में कंफ्यूज नहीं होना है। अब आगे बढ़ा जाए। अब आगे बढ़ते हैं, अब अपने खेल को समझते हैं। मेनली खेल हमारा क्या था? खेल हमारा ये था कि आखिर मैग्नेटिज्म आता कहाँ से। हमें ये खेल खेलना है, ये समझना है, ठीक है। तो चलिए समझते हैं। तो ध्यान देंगे, एक्चुअल में आप सबको पता है कि मैग्नेटिज्म का मतलब किसी सब्सटेंस में ही आएगा। भाई कोई पदार्थ है उसी के अंदर तो मैग्नेटिज्म आ रहा है। मैग्नेटिज्म है क्या? इट इज अ प्रॉपर्टी, है ना। ये तो एक गुण है किसी भी पदार्थ का, जो कि आने से मतलब किसी पदार्थ के पास आ जाएगा तो किसी चीज को खींचने लगेगा और ढकेलने लगेगा। किसी चीज मतलब अपने जैसा कोई होगा तो उसको खींचने लगेगा और ढकेलने लगेगा। और कोई फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस मिल जा रहा है, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस भी छोड़ दो, मतलब कोई आयरन से बना हुआ सब्सटेंस मिल जा रहा है तो उसको खींचने या ढकेलने लगेगा। अब कोई भी सब्सटेंस आप सबको पता है कि किससे बना होता है? एटम से बना होता है ना। और एटम की अगर कहानी समझी जाए तो ये रहा एटम। एटम के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर होता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, और बाहर चक्कर लगा रहते हैं इलेक्ट्रॉन। लगा रहे होते हैं, बिल्कुल। अब जैसा कि आप सबको पता है प्रोटॉन पे प्लस चार्ज, इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है? माइनस चार्ज। और अगर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है तो जाहिर सी बात है कि करंट भी आएगा। रीजन बिहाइंड इट, क्योंकि करंट पैदा ही तब होगा जब इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा, है ना। तो यानी इलेक्ट्रॉन का फ्लो यानी आई आएगा। आई आ गया, और अगर आई आएगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी लाएगा, है ना। यानी मैग्नेटिक फील्ड भी आएगा। इस बात को समझिए, इलेक्ट्रॉन का फ्लो इसका मतलब करंट आएगा, और करंट अपने साथ हमेशा क्या लेके आता है? मैग्नेटिक
फील्ड लेके आता है। किसने बताया था? हेंस क्रिस्टल ऑस्टर ने। ओके, तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो यानी करंट मतलब मैग्नेटिक फील्ड आएगा। अब ध्यान से समझिएगा, इलेक्ट्रॉन कैसे घूम रहा है? ऐसे घूम रहा है तो करंट कैसे चलेगा सर? इसके अपोजिट। करंट कैसे पैदा होगा? इसके अपोजिट, ये आई की डायरेक्शन। इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है तो करंट ऐसे है कि नहीं है? ऐसे ही तो चलता है। इलेक्ट्रॉन ऐसे तो करंट इसके अपोजिट। ओके, अब इलेक्ट्रॉन की कहानी समझो। इलेक्ट्रॉन एक्चुअल में सिर्फ एक तरीके से नहीं घूमता है। इलेक्ट्रॉन एक तो इस ऑर्बिट के अंदर चक्कर लगा रहा होता है, लेकिन इसके साथ साथ अपने पोजीशन पे भी वो घूम रहा होता है। समझ में आ रहा है? यानी एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन के मोशन की बात करूं मैं तो इलेक्ट्रॉन दो टाइप का मोशन कर रहा होता है। एक तो ऑर्बिटल मोशन, और दूसरा स्पिन मोशन, नाच रहा होता है। ठीक है, ऑर्बिटल मतलब इस न्यूक्लियस के चारों ओर घूम रहा होगा, इसके साथ साथ अपने ही ऑर्बिट के अंदर ऐसे गोल गोल क्या कर रहा होगा, मतलब गोल गोल अपने पोजीशन पे क्या कर रहा होगा, घूम रहा होगा। समझ में आ रहा है? तो एक तो ये ऐसे ऐसे घूम रहा है और दूसरा ऐसे ऐसे घूम रहा है। समझ में आ रहा है? ये स्पिन मोशन। ठीक है, तो ये देखो इलेक्ट्रॉन कितने टाइप के मोशन कर रहा है? दो। तो सर अगर ये दो टाइप के मोशन कर रहा है, अगर ध्यान से समझा जाए तो एक तो ऑर्बिटल मोशन है, तो ऑर्बिटल मोशन के कारण भी करंट पैदा होगा, करंट पैदा होगा तो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगी, और स्पिन मोशन के कारण भी करंट पैदा होगा और यहां से भी क्या पैदा होगी, मैग्नेटिक फील्ड। तो सर यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे तो सर दो तरीके का मैग्नेटिक फील्ड पैदा होते हुए नजर आ रहा है ना? अब मुझे यही समझना है ना? यही बाद में थ्योरी बन के आई थी। ठीक है ना? यही एक थ्योरी बन के आई थी, इलेक्ट्रॉन स्पिन थ्योरी। ठीक है, इस थ्योरी के थ्रू ये बताया गया कि इलेक्ट्रॉन एक्चुअल में क्या है, टीनी मैग्नेट है, एक छोटा सा, बहुत छोटा सा मैग्नेट है। कौन? इलेक्ट्रॉन। कैसे? क्योंकि इलेक्ट्रॉन अपने चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड लेके चल रहा है, तो इलेक्ट्रॉन मैग्नेट हुआ कि नहीं हुआ? कैसे मैग्नेटिक फील्ड लेके चल रहा है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, और जब वो घूमेगा तो करंट पैदा होगा, और करंट पैदा होगा तो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगी। समझ में आ रहा है? अच्छा, ये बात हो गई इलेक्ट्रॉन की। क्या प्रोटॉन नहीं ऐसा कर रहा होगा? प्रोटॉन भी तो चार्ज पार्टिकल है, बशर्ते वो कहाँ है, न्यूक्लियस के अंदर है, लेकिन वो न्यूक्लियस के अंदर मोशन कर रहा होता है, तो वो भी मोशन कर रहा होता है, ये बात ध्यान देंगे। तो वो भी करंट पैदा करता है, और वो भी करंट पैदा करता है, तो इस कारण वहां भी मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगी, लेकिन उसकी मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रॉन की मैग्नेटिक फील्ड के कंपेरिजन में बहुत ही कम होती है ना? क्या होती है? बहुत ही कम होती है। इसलिए उसे हम क्या मान लेते हैं, नेग्लेक्ट। यानी जो भी मैग्नेटिज्म है एक एटम के अंदर आएगा तो उसका कारण कौन होगा, इलेक्ट्रॉन। समझ में आया? ठीक, अब चलिए ध्यान से समझते हैं इसकी थ्योरीज को। ठीक है, इनकी थ्योरीज को समझा जाए। ठीक, इनकी थ्योरी मतलब इलेक्ट्रॉन की थ्योरी। तो मेनली सबसे पहले हम चार्ज पार्टिकल के मोशन को डिराइव करते हैं। यहां पे देखेंगे मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल। मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल अगर हम देखें तो तीन तरीके का मोशन मुझे देखा गया, मतलब देखने के लिए मिलेगा। सबसे पहला मोशन इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिट के अंदर। ठीक है ना? तो यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिटल मोशन। ऑर्बिटल मोशन पहले मोशन में देख रहा हूँ, फिर इलेक्ट्रॉन का स्पिन मोशन, और फिर प्रोटॉन का न्यूक्लियस में मोशन। ठीक है? ठीक, अब ध्यान से समझेंगे। इलेक्ट्रॉन का जो ऑर्बिटल मोशन है वो क्या करेगा, वो सर एक मोमेंटम पैदा कर देगा। मतलब देखो, जब कोई गोल गोल घूमेगा, है ना, केमिस्ट्री के अंदर, सॉरी फिजिक्स के अंदर एक ब्रांच है काइनेमेटिक्स, जो एक्चुअल में किसी के भी मोशन को डिराइव करती है। भाई इलेक्ट्रॉन मोशन कर रहा है ना, तो जाहिर सी बात है कि तुरंत काइनेमेटिक्स दौड़ते हुए आएगा, पहले ये पता करना चाहेगा कि कौन सा मोशन है ये, है ना, कौन सा मोशन है, टाइप बताओ। तो हमने बोला यार गोल गोल कर घूम रहा है, क्या कर रहा है ये, गोल गोल घूम रहा है। ये रहा न्यूक्लियस के गोल गोल घूम रहा है। तो कभी भी कोई ऑब्जेक्ट गोल गोल घूम रहा है, जैसे भी घूमे, तो उस केस में क्या पैदा हो जाता है, मोमेंटम। मोमेंटम पैदा होने का केस क्या है कि अगर मान लीजिए कोई भी ऑब्जेक्ट जिसके पास मास हो और उसके पास क्या आ जाए, वेलोसिटी, तो वहां से क्या पैदा होगा, मोमेंटम। समझ आ रहा ना? उसके पास एक क्षमता आ जाती है, एक प्रॉपर्टी आ जाती है। एक्चुअल में क्या कर रहा है वो, एक्चुअल में वो ऑब्जेक्ट मोशन को क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है। एक्सेप्ट मतलब
मतलब जो मोशन उसको दिया जा रहा है वो उसको धारण कर पा रहा है, और धारण करने की जो क्षमता होती है वही मोमेंटम होता है, ठीक है ना। तो मोशन को धारण करने की क्षमता, या सीधा सीधा उसी को हम दूसरे लैंग्वेज में बोलते हैं कि एक ऑब्जेक्ट के पास मोशन कितना कंटेंट है ना। भाई धारण करेगा तभी तो मोशन कंटेंट होगा, तो कितना मोशन कंटेंट है उसी को हम मोमेंटम बोलते हैं, संवेग बोलते हैं। अब यहाँ पे अगर ये गोल गोल घूम रहा है और या तो सीधा सीधा चल रहा है तो दोनों का मोमेंटम अलग होगा। अगर सीधा सीधा चल रहा है तो उसको लीनियर मोमेंटम कहते हैं, यानी रेखीय संवेग कहते हैं। लेकिन जब गोल गोल घूमता है तो उसको एंगुलर मोमेंटम कहते हैं, यानी यहाँ पे जो मोमेंटम आएगा वो कैसा होगा, एंगुलर मोमेंटम होगा। तो ये बताओ, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जब घूम रहा है तो इलेक्ट्रॉन के पास मास है, बिल्कुल मास है, और इसके पास अपनी वेलोसिटी होगी, बिल्कुल वेलोसिटी होगी। तो अगर वेलोसिटी है, मास है, तो जाहिर सी बात है मोमेंटम तो आएगा। यहाँ पे कौन सा मोमेंटम होगा, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। अब ये कैसा एंगुलर मोमेंटम होगा, सर ऑर्बिट के अंदर हो रहा है तो इसलिए ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। बोलो हाँ या ना, बिल्कुल। यहाँ पे आ जाएगा ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। और इस ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम के कारण मास और वेलोसिटी, स्पेशली वेलोसिटी के कारण एक क्या पैदा हो जाएगा, करंट पैदा होगा। क्या पैदा होगा, करंट। और वो करंट कैसा होगा, सर इसके डायरेक्शन के अपोजिट होगा, यानी अगर ऐसे घूम रहा है तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट पैदा होगा। और करंट पैदा होगा तो जाहिर सी बात है क्या आएगा, सर मैग्नेटिक फील्ड आएगा मैग्नेटिक फील्ड। और मैग्नेटिक फील्ड आएगा तो वो इस इलेक्ट्रॉन को कैसा दिखाएगा, एक मैग्नेट की तरह, जिसके कारण मैग्नेट आया। और मैग्नेट आया अगर, तो इसका मतलब उसके पास अपने मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट भी पैदा हो जाएगी, है कि नहीं है, समझ में आ रहा है। तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम से क्या पैदा हो जाएगा, सर ऑर्बिटल मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, है या ना। और वो कितना होगा, तो वो होगा, सॉरी उसे किससे डिनोट करेंगे, ml से। किससे डिनोट करेंगे, ml से। ये कहानी हो गई एक ठो। दूसरी कहानी पकड़ते हैं, स्पिन मोशन, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिटल के अंदर क्या कर रहा होता है, एक तो गोल गोल, सॉरी ऑर्बिट में तो सॉरी न्यूक्लियस के चारों चक्कर लगा रहा होता है, उसके साथ साथ अपने पोजीशन पे भी ऐसे गोल गोल घूम रहा होता है, समझ में आ रहा है। जैसे पहिए को जानते हैं ना, तो पहिया ऐसे गोल गोल घूमते हुए क्या होता है, आगे बढ़ रहा होता है कि नहीं बढ़ रहा होता है। अगर आप गोल गोल नचा रहे हो तो पहिया अपने पोजीशन पे भी गोल गोल घूम रहा है, और किसी पर्टिकुलर कोई रेफरेंस आपने मान लिया है तो उसके भी चारों ओर घूम रहा है। तो वैसे इलेक्ट्रॉन भी क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन एक तो आगे भी घूम रहा है और अपने पोजीशन पे भी घूम रहा है। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ भी घूम रहा है, तो यहाँ भी घूम रहा है, तो यहाँ भी मोमेंटम आएगा ना भाई। तो यहाँ पे कैसा मोमेंटम, सर स्पिन एंगुलर मोमेंटम आएगा। और स्पिन एंगुलर मोमेंटम क्या लेके आएगा, सर स्पिन डाइपोल मोमेंट, है ना, डाइपोल मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, हाँ या ना, बिल्कुल। और उसे हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, ms से, ठीक है, यानी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ स्पिन या ड्यू टू स्पिन। और फिर प्रोटॉन न्यूक्लियस में भी मोशन कर रहा है, तो प्रोटॉन न्यूक्लियस में मोशन कर रहा है तो प्रोटॉन का भी अपना क्या होगा, एक एंगुलर मोमेंटम होगा, क्योंकि वो भी गोल गोल घूमेगा, तो उसका भी एंगुलर मोमेंटम, और एंगुलर मोमेंटम के कारण क्या पैदा होगा, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा mp, हो जाएगा ना। क्या मेरी बात समझ में आई, यानी प्रोटॉन का भी क्या होगा, प्रोटॉन का भी एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, एंगुलर मोमेंटम। और इस एंगुलर मोमेंटम के कारण क्या आ जाएगा, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, जिसे हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, प्रोटॉन का है तो mp, ठीक है। ये जो mp होता है, एक्चुअल में मैं बता रहा था ना कि ये बहुत छोटा होता है, तो एक्चुअल में ये अप्रोक्स 10⁻³ ms के बराबर होता है, या अप्रोक्स 10⁻³ ml के बराबर होता है। समझ में आ रहा है, यानी जितना इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट स्पिन के कारण पैदा होता है, या जितना मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट किसके, ऑर्बिटल मोशन के कारण पैदा होता है इलेक्ट्रॉन का, है ना, उसका 10⁻³ गुना होता है कौन, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ प्रोटॉन। तो आप खुद देख सकते हो कितना छोटा है। 10⁻³ का मतलब क्या हुआ, सर जितना इलेक्ट्रॉन का होता है, सपोज कर ले रहा हूं मैं यहां से कि m है ना, तो m मान लेता हूं कि शॉर्ट हो, तो 100 मीटर पर सेकेंड है,
अच्छा स्पीड के टर्म में लेके चलता हूँ ताकि आप बेहतर ढंग से समझ पाए। यानी अगर मैं मान लेता हूँ कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे घूम रहा है, स्पीड के टर्म में मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन यहाँ पे घूम रहा है 100 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, 100 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। तो जब वो प्रोटॉन की बात करें हम, प्रोटॉन न्यूक्लियस में किस स्पीड से घूमेगा, तो 0.1 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, 0.1 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। मतलब इलेक्ट्रॉन की स्पीड 100 मीटर पर सेकंड, कहाँ पे, ऑर्बिट के अंदर, और स्पिन जब कर रहा है तब जो स्पीड है इसकी, तब जो स्पीड है 100 मीटर पर सेकंड है। लेकिन इलेक्ट्रॉन के रिस्पेक्ट में देखा जाए तो उस कंडीशन में प्रोटॉन की मात्र 0.1 सेकंड है, 1 मीटर पर सेकंड है। तो आप खुद देख सकते हो कि यहाँ पे बहुत कम है ना इसके कंपैरिजन में। तो यहाँ पे जो डाइपोल मोमेंट पैदा होगा वो क्या होगा, लगभग 0 होगा। इसीलिए हम इसको यहाँ पे क्या कर देते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं। यानी ये एक एटम के अंदर कोई बहुत भयंकर वाला क्या नहीं पैदा कर सकता, मैग्नेटिक इफेक्ट नहीं पैदा कर सकता, ठीक है। यानी ले देखिए हमारे पास 2 ही मोशन बचे, है ना। कितने मोशन बचे, 2 मोशन। अब इन दोनों मोशन को पकड़ते हैं। ये दोनों मोशन भी अपने आप में बड़े अलग अलग होते हैं, ये अलग है, ये अलग है। अब समझो इस दोनों में भी जब पता किया जाता है कि इन दोनों में भी कौन मेन रोल निभाएगा, तो पता चलता है कि स्पिन वाला मेन रोल निभाएगा। ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। मतलब ये है, पैदा कर रहा है, लेकिन प्रॉब्लम जानते हैं क्या होगी, प्रॉब्लम ये होगी कि अगर मान लीजिए एक एटम है, एक एटम के अंदर, तो एक एटम के अंदर मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन ऐसे चक्कर लगा रहा है ऑर्बिट के अंदर, है ना। कैसे चक्कर लगा रहा है, ऐसे। तो करंट कैसे पैदा होगा, ऐसे पैदा हो जाएगा। ये करंट की डायरेक्शन इसके उल्टे डायरेक्शन में है ना, ये न्यूक्लियस है। और जस्ट एक बगल में दूसरा ऑर्बिट होगा, उसमें भी इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएगा, लेकिन उस कंडीशन में उसकी मोशन का जो डायरेक्शन होगा वो अलग होगा। मतलब अगर ध्यान से देखो तो वो इस बार कैसे लगा रहा होगा, यहाँ पे ऐसे लगा रहा होगा इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और इस केस में जो करंट पैदा होगा वो कैसा होगा, ऐसे, है ना, उल्टा। यानी सीधा सीधा देखा जाए तो दोनों अपोजिट मोशन कर रहे हैं, है ना। यानी एक ऑर्बिट के अंदर जो इलेक्ट्रॉन का मोशन है वो क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है। और अगर अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो जाहिर सी बात है कि भाई इलेक्ट्रॉन तो दोनों ही है, तो दोनों अपने मोमेंटम के बराबर पैदा करेंगे। तो मोमेंटम भी कोई अलग होने वाला है नहीं, स्पीड में भी ज्यादा कोई चेंज आने वाला है नहीं, स्पीड भी नहीं बदलेगी, मास भी नहीं बदलेगा, तो मोमेंटम क्या बदलेगा, घंटा नहीं बदलेगा। मोमेंटम नहीं बदला तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट बदलेगा नहीं, क्योंकि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट आया कहाँ से था, सर, एंगुलर मोमेंटम से। ये नहीं बदलेगा तो बदलेगा, बिल्कुल नहीं बदलेगा। तो अगर ये बदलेगा ही नहीं तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं कर देंगे, क्योंकि एक कहाँ जा रहा है, अगर पूरब में जा रहा है तो दूसरा कहाँ जा रहा है, पश्चिम में। ऐसे समझ पा रहे हैं ना। और मोमेंटम है, मोमेंट है, दोनों को पकड़ना। मोमेंटम और मोमेंट दोनों वेक्टर क्वांटिटी हैं, अपोजिट डायरेक्शन होंगे तो जाहिर सी बात है कैंसिल आउट कर देंगे। इक्वल भी है और अपोजिट भी है तो कैंसिल आउट हो गया, समझ में आ रहा। तो ऑर्बिट के अंदर जब इलेक्ट्रॉन मोशन करता है तो प्रॉब्लम यही क्रिएट होती है कि एक इलेक्ट्रॉन अगर ऐसे घूम रहा है तो दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐसे घूमेगा, ठीक है। जिससे क्या होगा सर, अलग अलग तरीके की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, सॉरी अपोजिट डायरेक्शन वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पैदा हो जाएंगी। जैसे मान लो अगर यहाँ से क्या हो रहा है कि अगर यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन कैसा होगा, बता सकते हो। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की अगर हम डायरेक्शन पूछे तो कैसी होगी सर, यहाँ पे अगर देखा जाए तो अंदर जा रही हैं और नीचे से बाहर आ रही हैं। तो मेनली हम अगर हाथ को कर्ल करेंगे तो अंदर जा रही है ना, ये देखो, हाँ तो वही तो बोल रहा हूं मैं, हाथ को कर्ल करूंगा तो नीचे से बाहर आएंगे। कहां पे गलत है, ये नहीं है आई की डायरेक्शन, आई की डायरेक्शन ये है, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है, ओके, और ये आई की डायरेक्शन है। तो क्या होगा, अगर मैं थंब को ऐसे एक्सप्रेस करूं तो क्या होगा, ये अंदर जा रहा है मेरा फिंगर, है ना, तो इसका मतलब अंदर जाती हुई नजर आएगी, और अंदर जाती हुई मतलब क्रॉस होगा। यहाँ पे कैसा बनेगा, क्रॉस, ठीक है, अंदर क्रॉस होगा और नीचे क्या होगा, डॉट होगा कि नहीं होगा, डॉट हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अगर देखा जाए तो देखो यहाँ पे करंट की डायरेक्शन कैसी है, करंट की डायरेक्शन, इलेक्ट्रॉन कैसे मोशन कर रहा है, इलेक्ट्रॉन ऐसे मोशन कर रहा है, तो करंट की डायरेक्शन ऐसी होगी, है ना। तो अगर ऐसी होगी तो देखो मैं थंब को इधर कर दिया और देखो फिंगर कर्ल करूंगा तो किधर की ओर आ रही है, बाहर आ रही है ना, तो बाहर की ओर आ रही है, इसका मतलब डॉट, है ना, तो डॉट हो गया। अब देखो दोनों अलग अलग बना दिए कि नहीं बना दिए, है ना। तो क्या हो जाएंगे, ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, ओके, एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा।
ठीक है। तो ऑर्बिटल मोशन, इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिटल मोशन जो पैदा करता है मैग्नेटिक फील्ड, वो क्या हो जाता है, कैंसिल आउट हो जाता है। बचा कुचा कहाँ रहता है, स्पिन से। स्पिन का कारण क्या है, स्पिन का कारण ये है कि जब ये घूम रहे होते हैं, देखो दोनों को मैं फर्क समझाना चाहता हूँ। ऑर्बिटल के अंदर जब ये घूमेगा और एक होता है स्पिन जो मोशन कर रहा है, तो स्पिन का मोशन कुछ ऐसा नहीं होता है कि ऐसे सिंपल देखो ऑर्बिट है तो ऑर्बिट का शेप फिक्स है, एटम के अंदर ऑर्बिट का शेप फिक्स है अपने आप में, है ना, कि एक गोला बना दिया गया, इसी में इलेक्ट्रॉन को घूमना है। अब वो जैसे मन करे घूमे, लेकिन घूमेगा तो गोले में घूमेगा। एक चार्ज पार्टिकल चाहे ऐसे ऐसे घूमे चाहे ऐसे ऐसे घूमे, फर्क उससे नहीं पड़ता। मेरा फोकस किस पे था, ऑर्बिट के मोशन पे था। कैसे तुम आ रहे हो मुझे कोई फर्क नहीं है, ठीक है ना। तो ऑर्बिट यहाँ पे फर्क नहीं, सॉरी ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन के क्या बोलते हैं, शेप पे, पोजीशन पे इस तरीके से नहीं देख रहा है कि कैसे वो मोशन कर रहा है। फोकस किस पे है, सिर्फ और सिर्फ कि मोशन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर मोशन कर रहा है ऑर्बिट के अंदर तो एक सीधा ऐसे करेगा, एक दूसरा इसके अपोजिट करेगा, बस यही प्रॉब्लम आ रही है, समझ में आ रहा है। तो ऑर्बिटल मोशन में सिर्फ हम ये देख रहे होते हैं, लेकिन जब हम स्पिन के मोशन में जाएंगे तो स्पिन के मोशन में हमको ये समझ में आएगा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो एक डायरेक्शन में नहीं मोशन करता है, समझ में आ रहा है। वो जिस पोजीशन में जहां पे है खड़ा, वहां पे वो ऐसे ऐसे भी मोशन करेगा, ऐसे ऐसे भी मोशन करेगा, ऐसे ऐसे, मतलब हर डायरेक्शन में मोशन कर रहा है। मतलब नाच रहा है ना, वो अपने पोजीशन पे से नाच रहा है ना, तो एक ऐसे ऐसे भी जा रहा होगा, एक ऐसे ऐसे भी जा रहा होगा, एक ऐसे ऐसे भी जा रहा होगा। उसको भाई ऑर्बिट के अंदर मोशन करना है तो जैसे मन करे वैसे कर रहा होगा, रैंडमली, समझ में आ रहा है। तो इस कारण यहाँ पे क्या नहीं हो पाता है, कैंसिल आउट नहीं हो पाता है टोटल, समझ में आ रहा है ना। अगर अपोजिट डायरेक्शन में करते सब, यहाँ भी ऑप्शन है अपोजिट डायरेक्शन में कर सकते हैं ना, यहाँ भी तो हो सकता है, यहाँ पे भी अपोजिट डायरेक्शन में स्पिन करेंगे तो कैंसिल आउट कर देंगे, लेकिन यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन में स्पिन नहीं करते हैं। मतलब 2 इलेक्ट्रॉन है, देखो एक ऑर्बिट के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। एक ऑर्बिट के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन है तो ऑर्बिट का मोशन देखो कैसे कर रहे हैं, एक ऐसे चल रहा है, एक ऐसे चल रहा है, तो ऑर्बिटल मोशन कैंसिल कर दिया है। लेकिन अपने पोजीशन पे जब वो मोशन कर रहे हैं तो वो रैंडम कर रहे हैं, समझ में आ रहा है ना, वो रैंडमली कर रहे हैं। एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है। क्या हुआ, क्लियर है, क्लियर है कि नहीं है, इस बात को पकड़ के रखिए। तो इसलिए स्पिन का मोशन क्या है, बचा हुआ है। और स्पिन का मोशन तो बचा ही होगा, स्पिन ऑर्बिटल का भी मोशन बचा होगा। मेनली इसका जो मैग्नेटिक, मतलब स्पिन के मोशन के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है वो बची रह जाएगी, और वही कारण बनाएगी किस चीज का, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का। ठीक है, यहां तक की कहानी समझ में आ गई। ठीक है, तो अब इसके आगे की कहानी को हम समझते हैं। अब यहां से जब ये बात पता चल गई तो अब हम देखेंगे इसी पे बेस्ड थ्योरी को। ठीक है, यही है इलेक्ट्रॉन स्पिन थ्योरी। तो इलेक्ट्रॉन स्पिन थ्योरी दी गई, आई थिंक समझ में आ गया होगा। इलेक्ट्रॉन स्पिन थ्योरी, ये थ्योरी एक्चुअल में क्या बताती है, इसको थोड़ा ध्यान देंगे। इलेक्ट्रॉन स्पिन थ्योरी क्या बताती है, तो मेनली एक्चुअल में ये बताती है, इट टेल्स अबाउट डायरेक्शन ऑफ स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, कैसे, जैसे कि आप सबको पता है कि एक ऑर्बिट होता है, आप बचपन से पढ़ते आए होंगे कि मेनली एक ऑर्बिट के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। ठीक है ना, जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा कि S है, P है, D है, F है। ठीक है, तो S के अंदर एक ऑर्बिट होता है, P के अंदर 3 ऑर्बिटल होते हैं, और D के अंदर 5 ऑर्बिटल होते हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, और F के अंदर टोटल कितने होते हैं, 7, 1 2 3 4 5 6 7, है ना, टोटल 7। अब ध्यान से सुनेंगे, ये भी बताया गया है कि आपको कि हर ऑर्बिट के अंदर कोई भी ऑर्बिटल है तो उसके अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 2। और 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे कैसे, तो एक अप और एक डाउन। ये जो अप और डाउन का खेल है, यही है आपका डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। समझ में आ रहा है, एक अप बनाया गया और एक डाउन बनाया गया, समझ में आ रहा है। तो मेनली इस चीज को मैं ऐसे समझाता हूँ कि टेल्स अबाउट डायरेक्शन ऑफ स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन दो ठो होंगे वो कुछ इस तरीके से होंगे कि, मतलब ध्यान से आप समझो, तो ये इलेक्ट्रॉन है मेरा, तो ये इलेक्ट्रॉन या तो ऐसे मोशन कर रहा होगा ऐसे, और दूसरा वाला इलेक्ट्रॉन जो होगा, ये पहला इलेक्ट्रॉन है, और दूसरा इलेक्ट्रॉन जो है उस इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन देखोगे आप तो ऐसे होगा, है ना, समझ में आ रहा है। ये डायरेक्शन बता रहा हूँ मैं। अब आप कहेंगे सर नहीं, अपवर्ड और डाउनवर्ड की बात हो रही थी, मैंने वही चीज़ को इस तरीके से लिख दिया है।
अगर कोई ऐसे ऐसे घूम रहा है तो मेरे हिसाब से कैसे घूम रहा है, ऐसे ही तो घूम रहा है। मैं जब देखूंगा तो मुझे ऐसे ही तो नजर आएगा। मेरी बात समझ पा रहे हो ना? हाँ बिल्कुल। अब अगर मैं इस चीज को पकड़ूं कि अगर जब ये मोशन ऐसे कर रहा है तो जाहिर सी बात है कि ये करंट पैदा करेगा। करंट किस डायरेक्शन में होगी? सर करंट की डायरेक्शन इधर होगी, हाँ या ना? इलेक्ट्रॉन कैसे घूम रहा है? ऐसे, तो करंट की डायरेक्शन होगी ऐसे। ओके, इसके अपोजिट में ऐसे ये ऐसे घूम रहा है तो करंट की डायरेक्शन अगर आपसे कोई पूछ दे तो करंट की डायरेक्शन सर इसके अपोजिट होगी, यानी ये करंट की डायरेक्शन हो गई। अब करंट आया तो मैग्नेटिक फील्ड आएगा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन फटाक से पकड़ो, ठीक है? तो सब खेल ऊपर से खेलना है, सब खेल कहां से खेलना है? ऊपर से। अगर मैं ऊपर से देखूं तो ये कैसा हो रहा है, पहले बस यहीं से पकड़ना है, इसीलिए मैंने शुरुआती दौर में पढ़ा दिया था। अगर ये कैसे घूम रहा है, ये क्लॉकवाइज घूम रहा है ना? यानी इसका ये जो पोल होगा वो क्या होगा? साउथ पोल होगा, हाँ या ना? ये क्या होगा? साउथ पोल बनेगा। साउथ पोल का मतलब अंदर की ओर जा रही होगी, है ना? अंदर की ओर जा रही होगी। और बाहर की ओर तब क्या होगा? मतलब उस साइड नॉर्थ पोल, है या ना? अच्छा, मैं अपने थंब को देखूं, थंब के हिसाब से देख लूं थोड़ा सा, ये तो समझ में आ गया कि ये साउथ पोल बन रहा है ना? थंब किधर एक्सप्रेस करेगा? मतलब थंब जो होगा वो थंब जो होगा किस डायरेक्शन में एक्सप्रेस करेगा? मतलब थंब तो आप जो देख रहे हो वो किधर की ओर देख रहे हो? मतलब ऐसे देखो, सॉरी ये करंट है तो ये देखो अंदर की ओर दिखा रहा होगा, है ना? और ये देखो, ये मेरा फिंगर जब मैं कर्ल कर रहा हूं तो ये अंदर जा रहा है, फिर ऐसे बाहर आ रहा है ना? तो अंदर जाते हुए नजर आएंगे ना, तो यहां से भी आप समझ सकते हो साउथ पोल। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऐसे है तो देखो बाहर की ओर आ रहा है ना, इस सर्कल से बाहर की ओर आ रहा है मेरा हाथ, और फिर यहाँ से अंदर, मतलब इस सर्कल के बाहर से ये अंदर की ओर चला जाएगा, ठीक है? तो इस हिसाब से भी आप समझ सकते हो कि बाहर आ रहा है, इसका मतलब ये क्या हो गया? नॉर्थ पोल। और ऐसे भी समझ सकते थे क्योंकि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का फिनोमिना था, है कि नहीं है? अब यहाँ से अगर मैं इसको मैग्नेट के अंदर कन्वर्ट करूँ, मैग्नेट के अंदर कन्वर्ट करूँ तो देखो ये साउथ है, तो जाहिर सी बात है यहाँ साउथ तो यहाँ पे क्या होगा? नॉर्थ। यहाँ साउथ तो यहाँ पे क्या होगा? नॉर्थ। और इस वाले केस में कैसा बनेगा? सर ऊपर नॉर्थ नीचे साउथ, ऐसा बनेगा। अब ये बताओ, कैपिटल एम जिसको हम डाइपोल मोमेंट बोलते हैं, उसकी डायरेक्शन किधर से किधर की ओर होती है? साउथ से नॉर्थ, यानी यहाँ पे कहाँ पे होगी? नीचे की ओर। और यहाँ पे कहाँ पे होगी? ऊपर की ओर। समझ में आया? आया ना? यहाँ से यहाँ पे क्या होगी? नीचे की ओर, यहाँ पे क्या होगी? ऊपर की ओर, ठीक है? अब यहां से आप क्या कनेक्ट कर सकते थे? यहीं से आप कनेक्ट कर सकते थे ए का भी डायरेक्शन, यहीं से आप कनेक्ट कर सकते हो अब बी का भी डायरेक्शन, क्योंकि एम की डायरेक्शन इधर उधर, ए की डायरेक्शन उधर ही बी की डायरेक्शन, ठीक है? क्या इसमें कोई दुविधा नहीं ना? ये सब बातें हम लोगों ने बेसिक समझी कि मतलब देख लो यहाँ पे ये चीजें चल रही हैं। अब इन चीजों को पकड़ो कि अगर मान लो एक, मतलब ये तो पोजीशन हो गया, डायरेक्शन हो गया, पोजीशन और डायरेक्शन हो गया। अब यहीं पे देखो कि अगर मान लो एक ऑर्बिट के अंदर दो इलेक्ट्रॉन अपोजिट स्पिन कर रहे हैं, तो एक बात बताओ, क्या ये कैंसिल आउट करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे ना, बिल्कुल करेंगे। सर एक के अंदर अगर दो ठो है, मतलब दो इलेक्ट्रॉन बैठ गए, दो को बैठना चाहिए और दोनों को बैठा ही इसीलिए गया। अगर आपको पता हो कि जब आप एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे तो यही कंडीशन बताई गई थी कि एक के अंदर दो होते हैं, अगर दो को नहीं रखा जाएगा तो वो क्या करेंगे? मैग्नेटिक रिपल्सन क्रिएट कर देंगे, तो भी ये दूर दूर भाग जाएंगे। याद करो, मैंने बताया था कि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन दोनों निगेटिव है, निगेटिव एक साथ कैसे रह सकते हैं? एक घर में आप दो लोगों को बैठा रहे हो जो कि दोनों में बिल्कुल पटता नहीं है, तो पॉसिबल है दोनों रहेंगे? नहीं। लेकिन क्या कर दिया गया? लेकिन कर ये दिया गया कि उस घर को डिवाइड कर दिया गया, इनका रहन सहन और इनका रहन सहन अलग है ना? वही खेल हुआ है। इलेक्ट्रॉन ये वाला इलेक्ट्रॉन ऊपर नाच रहा है, ये वाला नीचे नाच रहा है, यानी ये कई घर के दो तल्ले बन गए, एक ऊपर रह रहा है और एक नीचे, काम खत्म, अब रह लेंगे घर में, है ना? बस वही हुआ है। तो ये ऊपर नाचेगा, ये नीचे नाचेगा, तो इससे क्या होगा कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। और मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगी? सर मैग्नेटिक फील्ड उस रिपल्सन को कम करेगी, है ना? इनको पास लेके रखेगी, हाँ या ना? हाँ, अट्रैक्ट करके रखेगी, जिससे ये रह सकते हैं, ठीक है? अब समझो ध्यान से, तो यहां से ये तो डायरेक्शन हो गया स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन का, और यहाँ से ये पता चल रहा है कि मेरा जो इलेक्ट्रॉन है एक्चुअल में अब मैग्नेट बन चुका है। इलेक्ट्रॉन स्पिन थ्योरी एक्चुअल में ये बताती है कि इलेक्ट्रॉन एक्ट लाइक अ माइन्यूट मैग्नेट, ठीक है? इलेक्ट्रॉन जो होता है वो एक बहुत छोटे से मैग्नेट की तरह क्या करता है? एक्ट करता है।
क्लासिकल थ्योरी में क्या बताया गया था, क्लासिकल थ्योरी में ये बताया गया था, जैसे क्लासिकल थ्योरी जैसे न्यूटन की थ्योरी देखोगे, ये तो मॉडर्न थ्योरी आई है इलेक्ट्रॉन की। क्लासिकल थ्योरी में ये बताया गया था कि इलेक्ट्रॉन अपने आप में क्या है, एक स्फीयर है, एक गोला है ना। लेकिन इलेक्ट्रॉन स्पिन थ्योरी क्या बताती है कि एक्चुअल में ये माइन्यूट मैग्नेट है। इस बात को पकड़िएगा, वहाँ पे उसको एक गोले से कन्वर्ट कर दिया कि गोला है, चार्ज का गोला है, सिंपल। तो चार्ज के अलावा कुछ इसने ज़्यादा बात नहीं की थी, ठीक है ना। स्पेशली गोला बस बोल दिया गया था, स्फीयर, ठीक है ना। इस इलेक्ट्रॉन स्पिन थ्योरी ने ये बताया कि नहीं, इलेक्ट्रॉन एक क्या है, छोटा सा मोटा सा क्या है, मैग्नेट है, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन स्पिन थ्योरी ही हमको लेके आगे बढ़ाएगी और ये कारण बताएगी कि आखिर बाकियों में ऐसा क्यों नहीं होता है, क्या होता है कारण, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन स्पिन थ्योरी समझ में आ गई। अब चलो फटाफट देख लेते हैं कहानी आगे की। ये समझ में आ गया ना कि एस में भी क्या होंगे, 2 पी के अंदर, मतलब 3 ऑर्बिटल है तो हर ऑर्बिटल के अंदर कितने होने चाहिए, 2। अच्छा एक बात बताओ, क्या यहीं पे 2 मिनट रुक जाता हूँ मैं, यहाँ पे मैं एक बात सुनना चाहता हूँ, समझना चाहता हूँ। मान लो यहाँ पे 2 है तो 2, तो ये दोनों तो अपने आप में फंसे रहेंगे ना। एक बात समझिएगा, अगर एक ऑर्बिटल के अंदर मैंने 2 इलेक्ट्रॉन रख दिए तो ये दोनों के दोनों आपस में ही फंसे रह जाएंगे, यानी एक दूसरे को अट्रैक्ट करने में क्या ये बाहर कोई समस्या हैंडल कर पाएंगे, क्या ये बाहर पूरे मैग्नेट के ऊपर क्या इस पूरे एटम के अंदर क्या ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर पाएंगे, नहीं सर, ये आपस में ही क्या होंगे, आपस में ही सटे रह जाएंगे। रीजन बिहाइंड इट, क्योंकि इनको आपस में ही डिस्कनेक्ट करना है, बाहर से कहाँ पे जाएंगे। अगर इन्होंने आपस में मेंटेन नहीं किया तो दिक्कत हो जाएगी ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज है, दोनों पे माइनस चार्ज है, तो जाहिर सी बात है कि अगर इन्होंने मैग्नेटिक अट्रैक्शन नहीं लाया तो रिपेल होकर भाग जाएंगे, है ना। तो वो जितना पूरा का पूरा क्या बना है मैग्नेटिक फील्ड बना है, वो आपस में कनेक्ट करने में ही लग जाएगी। लेकिन अगर ये अकेले रह गया तब तो बहुत खुशी वाली बात है ना इसके लिए। रीजन बिहाइंड इट, क्योंकि इसको रिपल्सन पे काम करना नहीं है, क्योंकि कोई रिपेल करने के लिए बैठा नहीं रहेगा, और ये अकेले स्पिन कर रहा है, तो जितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा वो सबके लिए आ जाएगा, है कि नहीं है, सबके लिए हो जाएगा। अब ये भाई अकेले अगर स्पिन कर रहा है तो इस स्पिन को कोई डाइवर्ट करने वाला नहीं ना है, इसके द्वारा जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी क्या वो किसी को क्या बोलते हैं अट्रैक्ट करने के लिए आएगी, नहीं ना, बिल्कुल नहीं। अब ये जितना भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा वो पूरा का पूरा उस एटम के लिए होगा, यानी वो एटम एक्चुअल में क्या हो जाएगा, मैग्नेटाइज हो जाएगा। समझ पा रहे हैं जो मैं बोल रहा हूँ आपको। ये चीज डी ब्लॉक एलिमेंट, केमिस्ट्री के अंदर चैप्टर है डी ब्लॉक एलिमेंट्स, वहाँ पे बड़े अच्छे ढंग से समझाया जाता है कि देखो जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उतना ज्यादा पदार्थ मैग्नेटिक बिहेवियर शो करता है। रीजन बिहाइंड इट, देखो ये कारण है, अकेले रहेगा तो घूमेगा, अकेले घूमेगा तो उस घूमने से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है किसी को अट्रैक्ट करने में नहीं लग रही है। एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन को अपोजिट क्यों घुमाया गया था, क्योंकि एक ऑर्बिटल के अंदर 2 रह रहे हैं, 2 लोग रह रहे हैं। जब 2 लोग रहेंगे तो चूंकि इलेक्ट्रॉन क्या है, माइनस माइनस वाले हैं, तो दोनों को रिपेल करेंगे, दूर भगाएंगे। तो इस रिपल्सन को कम करने के लिए हम लोगों ने ये खेल खेला था कि अपोजिट घूम रहे हैं तो एक वाला दूसरे वाले की इस रिपल्सन को कट कर रहा होगा, इस घूमने के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही होगी इस रिपल्सन को कट कर रहा होगा। 4 बार मैं बता चुका है ना। अब लास्ट बार मैं यही बोलूंगा कि अगर ये अकेले रह गया तब इसे रिपल्सन काटने के लिए अपनी मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगानी है, अब ये पूरे एटम के लिए हो जाएगा। तो अगर किसी एटम के अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो जाहिर सी बात है, स्पष्ट है कि भैया वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। तो वही यहाँ से कॉन्सेप्ट अपने आप में माइंड में आ जाएगा कि सर वही सब्सटेंस मैग्नेटिक बिहेवियर शो कर सकता है जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, जिसके पास क्या हो, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो फिर क्या होगा, मैग्नेटिक बिहेवियर शो करेगा, क्योंकि उसके इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहे हैं, है ना। लेकिन अगर ऑर्बिटल भरा हुआ है तो मैग्नेटिक फील्ड तो प्रोड्यूस होगी सर, लेकिन वो एक दूसरे को कैंसिल आउट करने में लगी रहेगी, है ना। बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज हैं, अभी आगे हमको बहुत कुछ सीखना है, ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। अब इस बिहाफ पे अगर हम बात करें तो हम मैग्नेटिज्म को अब डिस्क्राइब करेंगे मैटर के बिहाफ पे, मतलब मैटर को हम डिस्क्राइब करेंगे मैग्नेटिज्म के बिहाफ पे, ठीक है। तो अब हम क्लासिफिकेशन देखने जा रहे हैं। क्या ये बात समझ में आ गई कि सर ऑर्बिटल एंगुलर डाइपोल मोमेंट जो था वो कैंसिल आउट हो गया था, रीजन बिहाइंड इट, क्योंकि देखो ये ml है, पहले ये दोनों क्लियर कर लेना, क्योंकि ऑर्बिटल वाला माइंड में रह गया तो दिक्कत हो जाएगी। पैदा वो भी कर रहा है, जब ऑर्बिट में घूम रहा है तो भी क्या हो रहा है, पैदा हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना। लेकिन क्या हो रहा है, अपोजिट, यहाँ भी ml तो इधर भी ml, ठीक है ना।
इधर एक एम एल, तो जस्ट इसके भी इधर एम एल, यानी जिस डायरेक्शन में एक एम एल दिखा उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में देखोगे तो एक एम एल मिल जाएगा, ठीक है ना। डाइपोल मोमेंट अलग अलग डायरेक्शन में हमको अपोजिट डायरेक्शन में मिलेंगे। तो जब हम नेट निकालेंगे डाइपोल मोमेंट, नेट डाइपोल मोमेंट, तो वो क्या मिलेगा मुझे, 0, है ना। नेट डाइपोल मोमेंट वो क्या मिलेगा, 0 ऑर्बिटल के कारण। लेकिन जब स्पिन के कारण देखेंगे, स्पिन के कारण, तो स्पिन के कारण क्या होगा कि देखो ये ms है, ये भी ये ms होगा, ये भी ms होगा, समझना ध्यान से, ये भी ms होगा, ये भी ms होगा, लेकिन ये अपोजिट वाला खेल नहीं खेलेंगे, रैंडमली घूम रहे होते हैं ऑर्बिट के अंदर। 3D होती है उनकी मोशन, उनका मोशन कैसा होता है, 3D मोशन कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है क्या खेल होगा सर, किधर भी घूम सकते हैं, है ना। इस चीज़ को पकड़ लेना, यहाँ पे 3D मोशन है, यहाँ पे 3D मोशन है, लेकिन ऑर्बिट में घूमना मतलब 2D मोशन। ऑर्बिट तो फिक्स है ना भाई, है ना। सूरज के चारों ओर ऑर्बिट फिक्स कर दिया गया है, उसी में घूमना है। आप जैसे मन करे घूम तो रहे हैं ना, वो तो सर्कुलर मोशन ही कहलाएगा ना। लेकिन जब अपने पाथ पे, अपने एक्सिस पे देखा जाए तब तो 3D मोशन कर रहे हैं, कभी इधर जा रहे हैं, कभी उधर जा रहे हैं, कभी इधर, कभी उधर, कभी इधर, कभी उधर। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। अब मैंने यहाँ पे डायरेक्टली डायरेक्शन दे दिया है, ये देखो ms 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 ms, ठीक है। अंदरूनी लेवल पे जाके यही सब खेल लगाया गया। देखो ये जो यहाँ पे आपने निकाला है, देखो यहाँ पे निकाला है आपने, यहाँ पे m की डायरेक्शन किधर है सर, m की डायरेक्शन है नीचे की ओर, है ना। यहाँ पे m की डायरेक्शन किधर है, ऊपर की ओर। ये जो लिख रहा हूँ मैं, ऐसे ही मैंने यहाँ पे लिखा है, इसी चीज को पकड़ के मैंने यहाँ पे बताया है कि नहीं है। एक्चुअल में क्या अपने आप में ms ही तो है ना, अपने आप में क्या है, ये ms है। समझिएगा ध्यान से, उसको चालू करिए। ये क्या है, ये ms है, ये भी ms है, उसी चीज को पकड़ के मैंने यहाँ पे रख दिया ms ms ms। लेकिन यहाँ पे क्या होगा सर, 3D मोशन के कारण ये चारों दिशाओं में होंगे। यहाँ पे तो अपने आप में 2D होगा, 2D होगा, तो इसलिए क्या हो गया, कैंसल आउट हो गया। अब आई थिंक समझ में आ गया होगा, ओके। अब चलो, अब हम सब्सटेंस को क्या करते हैं, क्लासीफाई करते हैं। यहाँ तक आप सबसे पहले नोट कर लेंगे जो जो बातें मैंने आपको समझाई हैं। चलिए, अब मैं मैग्नेटिज्म के बिहाफ पे सब्सटेंस को थोड़ी देर बाद थोड़ा सा करूँगा। एक और चीज़ मुझे चाहिए समझा देनी, क्योंकि मैं यहाँ तक आ चुका हूँ तो मैं छोड़ूंगा नहीं। तो ध्यान से समझिएगा कि जैसे मैंने बताया था एम एल क्या है सर, ये है ऑर्बिटल मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, ठीक है। वो कितना होता है, तो एक्चुअल में कैलकुलेट करके बताया गया था E/2m, और यहाँ पे क्या हो जाएगा L, यहाँ पे L, ठीक है। ये आ गया L क्या होता है, L इज द एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। और बगल में ये, और इसके साथ साथ क्या लग जाएगा यहाँ पे माइनस, यहाँ पे क्या लग जाएगा माइनस। यानी एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन जिस डायरेक्शन में होगी उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा, ml होगा। समझ पा रहे हैं, ये भी बात बोली गई थी। मेनली माइनस का केस ये है, ठीक है। अभी मैं आपको बड़े अच्छे ढंग से समझा रहा हूँ, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखोगे तो इसको क्या बोलते हैं, E/2m। E/2m का अपना एक प्रॉपर वैल्यू होता है, माइनस में 8.8 इंटू 10 पे पावर 10, 10 पे पावर 10, ठीक है ना। इसकी एक प्रॉपर वैल्यू होती है, समझ में आ रहा है। इसको हम बोलते हैं एक्चुअल में जाइरोमैग्नेटिक रेशियो, जाइरो बोलिए, जाइरोमैग्नेटिक रेशियो, ठीक है, रेशियो। अब थोड़ी देर के लिए मैं पहुंच जाता हूं कहां पे, यहां पे एल को डिस्क्राइब करने। एल को आप सभी लोग जानते हैं, एल क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम होता है ना। और एंगुलर मोमेंटम कितना होता है, कैसे पता करते हैं सर, आर क्रॉस पी, है कि नहीं है, यही होता है आर क्रॉस पी। आर क्या होता है, मान लो एक ऑब्जेक्ट है जो कि सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो सर्कुलर मोशन करेगा तो एक सर्कल में करेगा, तो उसका अपना एक क्या होगा, रेडियस होगा, है ना, रेडियस होगा, बिल्कुल। और जब ये मोमेंटम घूम रहा है तो इसकी अपनी एक वेलोसिटी भी होगी कि नहीं होगी, तो ये वेलोसिटी है। अच्छा, इस वेलोसिटी को यहाँ से आप चाहो तो डिफाइन कर सकते हो। जैसे कि मान लो यहाँ पे P लिखा है, तो वहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, L इज इक्वल टू यहाँ पे R क्रॉस यहाँ पे M इंटू भी लिख सकता हूँ मैं, है ना। तो ये आ जाएगा। मेनली आप सबको पता है कि ये क्रॉस प्रोडक्ट है। क्रॉस प्रोडक्ट के दौरान अगर मुझे L की डायरेक्शन निकालनी होती है तो हम क्या उठाते हैं, राइट हैंड उठाते हैं, राइट हैंड, यानी राइट हैंड लेते हैं और थंब जिधर एक्सप्रेस करेगा वही मेरे L की डायरेक्शन है। अब मतलब इसके लिए हम लोगों ने पहले भी सीखा है, कभी भी क्रॉस वेक्टर के दौरान, कभी भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो रहा है दो वेक्टर का, तो जो रिजल्टेंट वेक्टर है उसकी डायरेक्शन निकालनी है तो यही तरीका लगाते हैं हर बार, ठीक है। तरीका क्या होगा, देखो मेनली क्या है, ये रेडियस है, ये रेडियस, तो रेडियस की ओर अपना ऐसे हाथ फैलाओ, ठीक है। और जिधर वेलोसिटी की डायरेक्शन है, जिधर वेलोसिटी की डायरेक्शन है उधर हाथ को कर्ल करो, कर्ल करो। थंब किधर एक्सप्रेस कर रहा है, इधर, यानी बाहर की ओर, तो एल की डायरेक्शन किधर होगी, बाहर की ओर, ठीक है। समझ में आ रहा है, बिल्कुल। अगर सपोज कर लो कि
अगर सपोज कर लो कि उल्टा, यानी वेलोसिटी की डायरेक्शन किधर है, इस डायरेक्शन में है, ठीक है, तब क्या करेंगे, तब देखो हाथ किधर की ओर फैलाना है सर, आर की ओर, और कर्ल किधर करना है, तो जिधर वेलोसिटी की डायरेक्शन इधर है, तो थंब किधर एक्सप्रेस कर रहा है, अंदर की ओर, तो जो एल की डायरेक्शन होगी वो किधर की ओर होगी, अंदर की ओर होगी, ठीक है ना। क्या ये आप लोगों को नहीं पता है, आप लोगों को पता है, बताया गया होगा, काइनेमेटिक्स के अंदर बताया गया है कि नहीं है। अब ये बात जब क्लियर हो गई कि भैया एल की डायरेक्शन किधर की ओर हो गई, नीचे की ओर, अगर मैं पकड़ूं तो नीचे की ओर आई कि बाहर की ओर, कैसे दी, अगेन फिर से देखो, ये अगर वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है तो ये है बाहर की ओर है ना, बाहर की ओर है। अगर मैं इसको ऊपर से देखूं तो ऊपर से देखने का मतलब एल की डायरेक्शन किधर होगी, ऊपर की ओर हो रही है, ऊपर की ओर हो रही है। अब मैं यहीं पे पकड़ लेता हूं किसको, एम एल को, एम एल मतलब डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट को भी यहाँ से डिफाइन कर लो, तो इलेक्ट्रॉन कैसे घूम रहा है, ऐसे, करंट कैसे पैदा होगा सर, इसके अपोजिट डायरेक्शन में है ना, ये करंट हो गया, तो करंट कैसे चल रहा है, करंट क्लॉकवाइज चल रहा है, क्लॉकवाइज मतलब साउथ पोल हो गया, है ना, साउथ पोल हो गया, तो ऊपर से देख रहा हूँ तो मैं क्या दिख रहा, साउथ पोल, तो जाहिर सी बात है नॉर्थ पोल इसके नीचे होगा, तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन किधर हो गई, नीचे की ओर, हाँ या ना, तो देखो अपोजिट हो गया कि नहीं हो गया, क्लियर है, समझ में आया, क्योंकि ये साउथ पोल एक्ट करेगा, साउथ पोल से नॉर्थ की पोल की ओर होता है ना हमारा एम एल, मतलब एम डाइपोल मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, क्लियर है। तो ये बात हमेशा याद रखेंगे, ओके। अब इस चीज को हम और तरीका भी लगा के घुमा, मतलब समझ सकते हैं, जैसे अगर हमको एम एल की डायरेक्शन डायरेक्ट पकड़नी है, तो हम क्या करेंगे सर, सीधा काम करेंगे, हम ये पकड़िए, मतलब हम ये सर्कुलर मोशन पकड़ेंगे इलेक्ट्रॉन का, ये रहा इलेक्ट्रॉन सर्कुलर मोशन कर रहा है, ऐसे कर रहा है। अब ध्यान से समझो, इस केस में जब ये इलेक्ट्रॉन ऐसे सर्कुलर मोशन कर रहा है तो इसकी वेलोसिटी ये होगी, ये वेलोसिटी होगी, और रेडियस तो यही होगा, तो मेनली मैं क्या करूंगा, सबसे पहले एल की डायरेक्शन निकालूंगा, और एल के अपोजिट डायरेक्शन में क्या कर दूंगा, एम एल को, है कि नहीं है। चलो फटाक से देखो, ये मेरा क्या है, मतलब पहले तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे अपने रेडियस को पकड़ना पड़ेगा, रेडियस यही है। अब रेडियस बार बार खींचने की जरूरत नहीं है, बार बार लाइन ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। मान लो ये मेरा रेडियस हो गया, और वेलोसिटी किधर की ओर है, इधर की ओर, थंब किधर की ओर एक्सप्रेस कर रहा है, बाहर की ओर, तो एल की डायरेक्शन किधर की ओर, ऊपर की ओर, ठीक है। अच्छा यहीं से फटाक से अब क्या देख लो, किसकी डायरेक्शन देख लो, एम एल की, तो ये ऐसे चल रहा है, तो जाहिर सी बात है आई इधर से जाएगा, आई कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज कि क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज है। अगर क्लॉकवाइज है तो साउथ पोल एक्ट कर दिया ना, फिर से वही कहानी बन गई, साउथ पोल बन गया, तो साउथ से नॉर्थ की ओर जा रहा होगा, नहीं एम एल कहाँ होगा, नीचे, समझ में आ रहा। तो यानी थंब जिधर एक्सप्रेस किया, एम एल की डायरेक्शन उसके अपोजिट, समझ में आ रहा है, ऐसे भी कनेक्ट कर लीजिएगा, ओके। ये एल है तो ये एम एल है, ओके। यहाँ पे लिख लेंगे कि एम एल इज अपोजिट टू एल, ठीक है, ओके। तो यहाँ से एम एल की डायरेक्शन मिल जाएगी, अब एम एल की डायरेक्शन मिल जाएगी तो बी की भी डायरेक्शन मिल जाएगी, बी की डायरेक्शन तो ए की भी डायरेक्शन मिल जाएगी, खत्म, समझ में आ रहा, क्लियर। ये बातें भी आपको माइंड में रख लेनी चाहिए। अच्छा यहीं से अगर आप एम एस का देखोगे तो एम एस का यहाँ पे क्या हो जाता है, ई अपॉन एम हो जाता है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, सिर्फ और सिर्फ एस हो जाएगा, ठीक है ना, एम एस के लिए है। चलो अब इसको यहाँ से मैं मिटा देता हूँ, क्योंकि अब मुझे इसकी बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, जो मुझे समझाना था यहाँ से वो आप समझ गए होंगे। अब हम देखते हैं मैग्नेटिज्म के बिहाफ पे क्लासिफिकेशन ऑफ सब्सटेंस, ठीक है ना। तो हम देखने जा रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सब्सटेंस ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नेटिज्म, ठीक है। तो इस बिहाफ पे पूरे सब्सटेंस या मैटर को, सब्सटेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, मैटर, ठीक है ना। तो मेनली इस बिहाफ पे अगर हम मैटर या सब्सटेंस को डिवाइड करें तो 3 प्रकार से हमको देखने के लिए मिलेंगे। सबसे पहला पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, ठीक है। फिर आता है हमारे पास फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, और फिर तीसरे नंबर पे हमारे पास क्या आता है, डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस, ठीक है, डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस और पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। पहले हम इनको पढ़ेंगे, इन तीनों को डील कर लिया, उसके बाद इसके बाद की जो भी कहानी है वो सब इजी है,
कुछ भी टफ नहीं है, समझ पा रहे हैं ना। तो इसलिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, इनको डील करेंगे। अब देखो पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, डाईमैग्नेटिक, इन तीनों को पकड़ने का मतलब सीधा सीधा ऐसे समझ लो कि देखो डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस में ऐसे लोग आएंगे जिनके जो इलेक्ट्रॉन है, मतलब जो ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन की स्थिति देखोगे तो पेयरिंग होगी, उसमें क्या होगी, पेयरिंग, यानी पेयर्ड एटम वाले सब्सटेंस, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, मतलब सीधा सीधा पेयर इलेक्ट्रॉन वाले सब्सटेंस होंगे। यानी जो भी सब्सटेंस के अंदर एटम लगा हुआ उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन आए हैं वो सब के सब क्या है, पेयर्ड है। इन दोनों में क्या होगा कि नॉन पेयर्ड आएंगे, इन दोनों में क्या होंगे, नॉन पेयर्ड आएंगे, यानी इसके पास भी इलेक्ट्रॉन होगा, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है ना, खाली खाली। तो जाहिर सी बात है कि ये दोनों के दोनों मैग्नेटिक बिहेवियर शो करेंगे। क्या ये नहीं करेगा, करेगा, लेकिन ये प्रतिकर्षण दिखाएगा, यानी मैग्नेट के बिहेवियर, मतलब मैग्नेट इसके सामने रखोगे तो इससे क्या होगा, दूर भागेगा, उसकी ओर थोड़ा सा भी अट्रैक्शन नहीं दिखाएगा, जबकि ये दोनों अट्रैक्शन दिखाएंगे। और मोटी मोटा ये जान लो कि सबसे खतरनाक जो दिखाएगा वो होगा फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, ठीक है ना। सबसे तगड़ा अगर कोई दिखाएगा मैग्नेटिक बिहेवियर तो होगा फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। और यही फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर ही कौन आता है, आयरन आता है, कोबाल्ट आता है और निकिल आता है। समझ में आया, आयरन, कोबाल्ट और निकिल आता है, ठीक। अब समझते हैं कि आखिर क्या होता है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, क्या होता है डायमैग्नेटिक सब्सटेंस और क्या होता है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। तो बारी बारी करके हमको समझना है, ठीक है। स्टार्ट किया जाए, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले हम पैरामैग्नेटिक, फिर फेरोमैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक को पकड़ते हैं। सबसे पहले पैरामैग्नेटिक को पकड़ते हैं, ठीक है। अब यहाँ से समझने में दिक्कत नहीं होगी, बड़े ही अच्छे ढंग से समझेंगे। मान लीजिए पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस लिया, तो मुझे पता है कि कहाँ से आने वाला है इसके अंदर प्रॉब्लम कहाँ से आता है, सॉरी प्रॉब्लम कह रहा, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से प्रोड्यूस होगा, स्पिन वाले से होगा। तो अब देखो स्पिन वाले इसमें ना पहले क्या होंगे कि रैंडमली ऐसे इधर उधर दौड़ रहे होंगे, ठीक है ना, दौड़ रहे होंगे, तो प्रोड्यूस यही करेंगे। बट जानते हैं प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि अभी ये रैंडमली चल रहे हैं, तो जो नेट मिलेगा हमको अभी फिलहाल में 0 मिलेगा, नेट इज इक्वल टू 0। नेट मुझे अभी फिलहाल में क्या मिलेगा, 0। रैंडमली ही वर्क कर रहे हैं, बट जाहिर सी बात है कि इधर उधर है, तो अपोजिट वाले में करके ये नेट 0 बना रहे हैं, लेकिन इनके पास कैपेबिलिटी है कि ये बन सकते हैं। वो वाला तो कुछ भी कर लो, कुछ नहीं होने वाला, ठीक है, ये कंडीशन है। अच्छा, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस होते कौन कौन से, तो जैसे एल्यूमिनियम हो गया, कैल्शियम हो गया, सोडियम हो गया, समझ में आ रहा, ये जिनके पास क्या होता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये ऐसा दिखाते हैं। अब ध्यान से समझो, नेट क्या होगा, 0। अब मैंने इस सब्सटेंस को उठाया और एक मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रख दिया, ठीक है ना। तो नॉर्मली अगर मान लो एक मैग्नेट मैंने रखा है, यहाँ पे नॉर्थ, यहाँ पे साउथ, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे निकलेंगी, नॉर्थ से साउथ, सॉरी ऐसे नहीं, ऐसे जाएंगे, ठीक है, ऐसे ही तो निकल रही होंगी, है ना। और फिर इधर से अंदर ऐसे कहानी चल रही होगी, बिल्कुल। मैंने क्या किया, मैंने इस सब्सटेंस को उठाया, यहाँ पे नॉर्थ, यहाँ पे साउथ, और बीच में इसको लाके रख दिया। तो जब मैं बीच में रखूंगा, बड़े अच्छे ढंग से समझिएगा, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की मैं बात कर रहा हूँ। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर देखो, ये जो MS पहले रैंडमली काम कर रहा था, तो जैसे कि देखिए ये MS है, तो इस MS के अंदर मैं ऐसे एरो बना रहा हूँ, तो एक क्या होगा इसका साउथ हिंड और एक क्या होगा नॉर्थ हिंड, ठीक है ना। अगर मैं ऐसे दिखा रहा हूँ M, तो अच्छा सॉरी यहाँ पे एक्चुअल में ऐसे होगा, यहाँ पे अगर मैं ऐसे दिखा रहा हूँ एरो, तो मैं MS की डायरेक्शन दिखा रहा हूँ ना, और डायरेक्शन मतलब ये नॉर्थ और ये क्या होगा साउथ से नॉर्थ होता है ना, तो ये हो गया, ठीक है ना। यानी जब भी मैं एरो ऐसे दिखा रहा हूँ, इसका मतलब क्या है सर, यहाँ पे साउथ, यहाँ पे नॉर्थ, ओके। अब हुआ क्या, हुआ ये कि जब मैंने इस पदार्थ को उठा के मैग्नेटिक फील्ड के अंदर डाला, तो मैग्नेटिक फील्ड ने इसके ऊपर फोर्स लगाना स्टार्ट कर दिया। क्या लगाना स्टार्ट कर दिया, फोर्स। अगर आप सबको पता हो तो हमने ये पढ़ा है कि हम अगर एक मैग्नेट को कहाँ पे रख रहे हैं, अगर एक मैग्नेट को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर डाल रहे हैं, मैग्नेट हो या कोई भी हो, स्पेशली मान लेता हूँ कि कोई भी हो, कोई भी मतलब मैग्नेटिक हो, मतलब मैग्नेटिक बिहेवियर शो करना चाहिए। तो क्या मैग्नेटिक बिहेवियर शो कर रहा है, मैं एक पोर्शन को उठाऊं तो यहाँ पे क्या डाइपोल मोमेंट है ना, डाइपोल मोमेंट ये बता रहा है ना कि भैया इसके पास मैग्नेटिक बिहेवियर है, बिल्कुल। तो अगर मैंने किसी भी डाइपोल को रख दिया एक मैग्नेट के अंदर, तो ये जो मैग्नेट मतलब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो ये मैग्नेटिक फील्ड इस MS के ऊपर क्या करता है, एक फोर्स जनरेट करता है, जिसे हम टॉर्क बोलते हैं। ये घुमाना चाहेगा, है ना। जब ये अलग अलग एंगल पे रहेंगे, जाहिर सी बात है भाई, हमारा मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, ऐसे समझ लो, और ये MS की डायरेक्शन कैसे है, ऐसे है। क्या फील आया, यहाँ पे थीटा एंगल बना रहा है,
है ना। तो जाहिर सी बात है कि ये इसको क्या करेगा, उठा के इस डायरेक्शन में करेगा, करेगा कि नहीं करेगा, किस डायरेक्शन में सर, इस एम एस की डायरेक्शन को अपने डायरेक्शन में यानी बी की डायरेक्शन में कन्वर्ट कराएगा। याद आ रहा है आपको, हाँ या ना, बिल्कुल। तो वही खेल होगा, ज्यों ही ये मैग्नेटिक फील्ड लगेगा इस मैग्नेटिक इस सब्सटेंस के चारों ओर, तो इस सब्सटेंस के चारों ओर लगने से एक टॉर्क पैदा हो जाएगा इनके पास, यानी इनके ऊपर एक टॉर्क पैदा हो जाएगा। टॉर्क पैदा होने से जो ये इधर उधर मोशन कर रहे थे, यानी जो एमएस की डायरेक्शन अलग अलग थी, वो अब क्या हो जाएगी, अलाइंड हो जाएगी। अलाइंड मतलब समझ आ रहा है ना, यानी सब के सब अगर देखा जाए तो ये नॉर्थ और साउथ के संपर्क में आते ही अपने आप को अलाइन कर लेंगे। समझ में आ रहा है, एक लाइन में बना लेंगे। रीजन बिहाइंड इट, टॉर्क ने ऐसा किया है। किसने किया है, टॉर्क ने। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं, टॉर्क के कारण ये सब के सब एक डायरेक्शन में आ गए, एक डायरेक्शन में आ गए। अब जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि नॉर्थ से क्या हो रहा था, निकल रहा था, नॉर्थ से ऐसे पहले निकल जा रहा था और साउथ की ओर पहुंच जा रहा था, है या ना। लेकिन अब बीच में कौन आ गया है, बीच में आ गया है पदार्थ, और इस पदार्थ के अंदर भी ये प्रॉपर्टी नजर आ रही है, किसकी, नॉर्थ साउथ की। ये क्या है, साउथ, ये क्या है, नॉर्थ, ये क्या है, साउथ, ये क्या है, नॉर्थ, ये क्या है, साउथ, ये क्या है, नॉर्थ। अब ध्यान से समझना, क्या कहानी चलती है बताओ तो। कहानी ये चलती है कि सर नॉर्थ से साउथ पे जाना होता है, नॉर्थ से कहाँ पे जाना होता है, साउथ पे। अब मेरी एक बात बताओ कि ये मैग्नेट है, यहाँ पे साउथ, यहाँ पे नॉर्थ, और यहाँ पे भी मैंने एक मैग्नेट रखा है, यहाँ पे साउथ, यहाँ पे नॉर्थ। तो यहाँ से चुंबकीय क्या बोलते हैं क्षेत्र को, या चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को यहाँ से इतना दूरी तय करना है, तब साउथ पे पहुँचेगी। उससे बढ़िया डायरेक्टली कहाँ पहुँच जाए, इसके पास पहुँच जाए कि नहीं पहुँच जाए। भाई ये दूसरे मैग्नेट को इसीलिए खींच लेती है, कारण क्योंकि जब मैं पास में लेके आता हूँ तो नॉर्थ वाला साउथ के पास आता है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस सोचते हैं कि भाई इतना दूर जाने से बढ़िया है कि मैं यहीं पे निकल लूँ, है ना, यहीं पे निकल लूँ। तो डायरेक्टली वो कहाँ पे पहुँच जाती है, इधर चली जाती है। चली जाएंगी कि नहीं चली जाएगी, बस तो उसको क्या कर लेंगी, चिपका लेंगी। तो वैसे ही ऐसे ये नॉर्थ को इस साउथ के पास पहुँचने के लिए इतना लंबा रास्ता तय करना है। अब बीच में सीधा सीधा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है कि यहीं जैसा साउथ है ना, तो डायरेक्टली इसी से क्या हो जाते हैं, कनेक्ट हो जाते हैं। हो गया। तब क्या होगा, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, होगा क्या, होगा ये कि ये ऐसे ऐसे पहुंचेगा साउथ के पास, ठीक है, ऐसे ऐसे पहुंचेगा साउथ के पास, पहुंचा, हाँ या ना, ऐसे ऐसे पहुंचा साउथ के पास। तो यहाँ पे एक डायग्राम बन गया। ये पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए ये एक डायग्राम है पैरामैग्नेटिज्म शो करने का। ये क्या है, ये दिखा रहा है पैरामैग्नेटिज्म, कि देखिए किस तरीके से एक पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस क्या हो गया, पास हो गया मैग्नेटिक बिहेवियर में। देखो ये पास कराने दे रहा है, नहीं दे रहा है। अब ये भी अब बन गया ना एक चुंबक, चुंबक बन गया। अब ध्यान से देखो, अब इसको अभी 2 सेकंड के लिए हटा दो। अब देखो क्या नजर आ रहा है, ये खुद निकाल रहा है कि नहीं है, दिख रहा है, ये क्या कर रहा है, ये खुद निकाल रहा है। ऐसे फील आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना, इधर से दिख रहा होगा कि खुद ये क्या कर रहा है, निकाल रहा है। अगर मैं इसको हटा दूं तो, है ना, तो क्या बन गया, एक सब्सटेंस, एक मैग्नेट बन गया कि नहीं बन गया। ये होता है जब मैं किसी पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस को एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखूंगा तो क्या होगा, ये होगा कि पहले वो रैंडमली मोशन कर रहे थे तो नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या था, 0। लेकिन जब मैंने एक्सटर्नल फील्ड लगाई तो जो नेट बी था वो क्या होगा, 0 नहीं होगा, ठीक है ना। यहाँ पे क्या था, बी नेट 0 था, क्लियर। लेकिन यहाँ पे अब बी नेट इज इक्वल टू नॉट 0, क्लियर। क्या हुआ, कैसे ये आकर्षित हो रहा है, समझ में आ गया। कारण कि इनके अंदर की कहानी क्या हो गई, चेंज हो गई। ओके, आई थिंक समझ में आ गया होगा। चलो इसके बाद हम देखें दूसरा वाला मार्कर। इसके बाद की कहानी को देखें हम। ये तो हो गया पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए। अगर हम फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस की बात करें तो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस इससे भी तगड़ा नेचर दिखाएगा। मैंने बोला था ना स्ट्रांग होता है। वो क्यों होता है इसका कारण मैं बता रहा हूँ। जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं वो इनकी तरह ऐसे इधर उधर नहीं घूम रहे होते हैं। इसमें क्या है कि जब मैग्नेटिक फील्ड आएगा तब ये उसकी तरह काम करना स्टार्ट करेंगे। इसमें पहले से रहेंगे बट क्या होगा कि अलग अलग घर बना के रहेंगे। मतलब ऐसे समझो, मतलब यहाँ पे कि रैंडमली अलग अलग डायरेक्शन में हो रहा है। तो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस जो होते हैं वो क्या करते हैं कि सेम डायरेक्शन वाले को एक साथ कनेक्ट कर लेते हैं। समझ पा रहे हैं, इन सेम डायरेक्शन में जो मोशन कर रहे हैं वो एक साथ आ जाएंगे, जो अपोजिट डायरेक्शन में है वो एक साथ आ जाएंगे। मतलब ऐसे समझो, जो साउथ की ओर भाग रहा है, मतलब जो साउथ की ओर भाग रहा है वो एक डायरेक्शन में चलेगा, जो ईस्ट की ओर भाग रहा है मतलब वेस्ट की ओर भाग रहा है वो एक डायरेक्शन में, जो ईस्ट की ओर भाग रहा है वो एक डायरेक्शन में, जो नॉर्थ की ओर जा रहा है वो एक डायरेक्शन में।
मतलब एक्चुअल में क्या होगा, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में, मैं इसको यहाँ से मिटा दूँ, मिटा देता हूँ, फिर आपको समझाऊंगा। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में देखिएगा, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में क्या होता है कि इन सब्सटेंस के अंदर पैरामैग्नेटिज्म से थोड़ा सा हायर वैल्यू बन जाती है। रीजन क्या है, मतलब हायर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो पाती है, रीजन बिहाइंड इट। क्योंकि पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में क्या था कि पहले रैंडमली घूम रहे थे, जब मैग्नेटिक फील्ड आया तब ये अपने आप को अलाइन करते हैं। इसमें क्या होगा कि इसमें फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर घर बने होंगे। समझ में आ रहा है? घर कैसे, मतलब ये पूरा का पूरा फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस अपने आप को कई सारे घर के अंदर, यानी कई सारे क्या बोलते हैं, बिल्डिंग्स के अंदर या अपार्टमेंट के अंदर डिवाइड कर लेगा। डिवाइड करेगा कैसे कि जब देखो, जब मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगी तो जो सेम डायरेक्शन वाले हैं वो एक साथ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये अपोजिट डायरेक्शन वाले हैं, ये भी एक साथ हो जाएंगे। जो इस डायरेक्शन में चल रहे हैं वो एक साथ, और जो इस डायरेक्शन में चल रहे हैं वो भी क्या हो जाएंगे, एक साथ। तो सेम डायरेक्शन वाले क्या होंगे, एक कंपार्टमेंट में रहेंगे। समझ में आया? और हर कंपार्टमेंट को हम क्या बोलते हैं, डोमेन। क्या बोलते हैं, डोमेन। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? यानी इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये भी नजर आ रहा होगा आपको कि सर अगर देखा जाए तो अगर मैं एक्सटर्नल फील्ड ना भी लेके आऊं तो भी अभी फिलहाल में एक एक डोमेन करके अपने आप में क्या है, एक्सटर्नल फील्ड लेके बैठे हुए हैं, है कि नहीं है? यानी इनके पास एक्सटर्नल फील्ड पहले से थोड़ी बहुत तो है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, देखो जितना ऊपर उतना नीचे, फिर वही कहानी हो गई ना, ये जितना इधर उतना इधर, तो फिर से क्या हो गया, बी नेट जीरो। लेकिन एक अच्छी चीज नजर आ रही है ये कि पहले से ये लाइन है, पहले से लाइन में बैठे हुए कि जो ही एक्सटर्नल फील्ड आएगी मैं तुरंत क्या करूंगा, वर्क करना स्टार्ट कर दूंगा। तो बस ये है इनकी कहानी, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। जब इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल फील्ड नहीं होगी, लेकिन जो ही मैंने एक्सटर्नल फील्ड लगा दिया, यहां पे लगा लेता हूं मैं एक्सटर्नल फील्ड, तब देखना क्या होगा, एक्सटर्नल फील्ड लाई, अब देखना इस डोमेन की स्थिति, एक्सटर्नल फील्ड की डायरेक्शन किधर से किधर की हो रहा है, बताइए, फील्ड की डायरेक्शन ऐसे चल रही है ना? फील्ड की डायरेक्शन कैसे है, नॉर्थ से साउथ ही जाएगी ना, नॉर्थ से साउथ जाएगी। अब ये देखना करेंगे क्या, ये इसमें के मतलब इसके अंदर जो डोमेन बना हुआ है, इसके अंदर जो ये सेम टाइप के हैं, इसमें से जो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में है, इसमें से जो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में है उनकी ग्रुपिंग बढ़ने लगेगी। मतलब देखो इसमें कौन है, ये वाले हैं ना, ये वाले क्या हैं, ये पहले से इस कतार में खड़े थे, है ना, और ये लोग तो सब अलग अलग कतार में थे, मतलब ये अलग ये अलग ये अलग ये अलग, ऐसे ये अलग ये अलग, है ना, और ये मतलब नीचे कर देता हूँ इसको, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर है, इधर, मैंने बी एक्सटर्नल लगा दिया है, ठीक है ना, एक्सटर्नल है ये। अब समझना होगा क्या होगा, ये कि जब ये सब देखेंगे कि फील्ड किधर की ओर है, इधर की ओर, तो ये बेचारे भी अपनी उस डायरेक्शन को छोड़ के किधर आना स्टार्ट कर देंगे, इधर। समझ में आ रहा है, किधर आना स्टार्ट कर देंगे, इधर। समझ में आ रहा है, किधर आके किधर आएंगे, इधर। यानी अब यहाँ पे भीड़ क्या होगी, बढ़ेगी, सब अपनी डायरेक्शन से हटके अब सब इधर भागेंगे। समझ में आ रहा है, तो इधर क्या होने लगेगा, कम, ठीक है, और सब इधर आ जाएंगे, दिख रहा है, धीरे धीरे सब आ गए इधर, इधर के भी सब, इधर के भी सब। तो ले दे के आप देखोगे कि ये वाला जो इस डायरेक्शन का डोमेन था उसका घर क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, और बाकियों का घर क्या हो जाएगा, छोटा, है ना। यानी अब सब के सब किधर मिलेंगे, इधर ही मिलेंगे। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो सघनता होगी, डेंसिटी होगी, वो बढ़ जाएगी इस डायरेक्शन की, ठीक है। ये होता है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में। और फिर यही पे वही वाला डायग्राम आप बना सकते हो, है ना। फिर से नॉर्थ से साउथ में जाना था, है ना, तो फिर से ये नॉर्थ, जैसा कि आप देख पा रहे हो, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे बताओ, नॉर्थ होगा, यहाँ पे साउथ होगा, तो यहाँ से ऐसे निकलेगा, है ना, और ये ऐसे होते होते यहाँ पे पहुँचेगा, ऐसे ऐसे होते हैं यहाँ पे पहुँचेगा। आप खूब अच्छे से डायग्राम इसका बना सकते हैं, ओके, है कि नहीं है। तो ऐसे इसने पास करा दिया, क्लियर। तो अब आप एक चीज़ ऑब्जर्व करो, क्या कि जब आप लोहे को किसी भी चुंबक के चारों ओर ले जाते हो, मतलब चुंबक के पास लेके जाते हो, क्या होता है, तुरंत खींच लेता है ना लोहे को। कारण क्या है, पहले से अलाइंड होते हैं, पहले से क्या होते हैं, अलाइंड, क्विक रिस्पॉन्स कर देंगे। जो ही मैग्नेटिक फील्ड गई तुरंत ही अपने आप को क्या कर देंगे, एक लाइन में खड़ा कर देंगे, जिधर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन उधर अपने आप को कर देंगे। समझ में आ रहा है, और तुरंत क्या हो जाएंगे, एक्टिव हो जाएंगे। समझ में आ रहा है, हाँ या ना। जो हमारा मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है वो भी उसी डायरेक्शन में पहुंच जाएगा और तुरंत के तुरंत
चिपक जाएंगे, है ना। आकर्षण दिखा रहे हैं नहीं दिखा रहे हैं, दिखा रहे हैं, है ना। अच्छा सपोज कर लो, अब देखो यही कारण ये भी होता है कि लोहा रिपेल नहीं कर सकता, केवल अट्रैक्ट करता। रीजन, अगर मान लो एक्सटर्नल फील्ड की डायरेक्शन इधर होती, मान लो इधर होती, तो अगर इधर होती तब तो तुरंत क्या होते, सबकी जनसंख्या इधर भाग आती, समझ में आ रहा है, इस वाले डोमेन की जनसंख्या बढ़ जाती, तो सब इधर वाले सॉरी जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन है वो सब इधर हो जाता है कि नहीं है, तो सब इधर भागते हैं, क्लियर है, तो इधर जाके चिपक जाता। आई होप समझ में आ गया, है ना। और अगर आपने लोहे को इधर रख दिया, मतलब चुंबक को इधर रख दिया, तब मतलब एक्सटर्नल फील्ड इधर है, तो सब के सब किधर भागेंगे, इस वाले कंपार्टमेंट में भाग जाएंगे, है ना। एक्सटर्नल फील्ड इधर लगा दिया, इस कंपार्टमेंट में भाग जाएंगे सब, ठीक है, समझ में आया ना। तो ये होता है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर। तो मैंने लिखा बस नहीं सही है, बाकी समझा दिया, है ना। तो आई थिंक ये कहानी आप समझ गए होंगे। अच्छा एक चीज़ और होती है कि जब ये एक्सटर्नल फील्ड लगता है, तो एक्सटर्नल फील्ड लगने के बाद जैसे कि आप देख पा रहे हैं, कि ये डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं एंड डिस्प्लेस हो रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है ना। तो एक्चुअल में दो तरीके से होता है, ये अलाइनमेंट दो तरीके से होता है, एक तो ये डिस्प्लेस होके आ जाए, एक तो रोटेट होके आ जाए, एक तो डिस्प्लेस होके, एक तो रोटेट होके, डिस्प्लेस और रोटेट, मतलब अलाइनमेंट इसमें दो तरीके से चलेगी, डिस्प्लेस होके, रोटेट होके। जैसे अगर मैं बात करूं यहाँ पे देखो ये है, ठीक है ना। अब देखो ये मतलब मैंने एक्सटर्नल फील्ड किधर लगाई है, ऊपर की ओर, तो इसको क्या करना है, इधर आना है, तो ये तुरंत रोटेट हो जाएगा, समझ में आ रहा है, रोटेट हो गया, तुरंत क्या हो जाएगा, आ जाएगा उस डायरेक्शन में। डिस्प्लेस होने का मतलब जैसे कि मान लो अगर इस डायरेक्शन में होना है, मतलब ये जो डायरेक्शन है, ठीक है ना, इस डायरेक्शन में मुझे क्या कराना है, मतलब एक्सटर्नल फील्ड मैंने इस डायरेक्शन में लगा दी, तो ये तो रोटेट हो जाएगा, और बाकी सबके सब क्या हो जाएंगे, डिस्प्लेस हो जाएंगे, सबके सब क्या हो जाएंगे, डिस्प्लेस। तो यहाँ पे अलाइनमेंट दो तरीके से होता है। अलाइनमेंट कितने तरीके से, दो, ठीक है ना। यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे तो सिंपल है ना, यहाँ पे तो इधर उधर घूम रहे थे, जो ही एक्सटर्नल फील्ड आया सीधे सीधे खड़े हो गए, है ना। यहाँ पे पहले से सीधे खड़े थे लेकिन अलग अलग लाइनों में, जो ही पता चला कि नहीं इधर से लाइन लगेगी, सबके सब क्या हो गए, कनेक्ट हो गए, खत्म। आया समझे। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट, मतलब बहुत आसान अगर इसको समझा जाए तो। फिर से इसमें क्या है, इसमें पहले से इधर उधर घूम रहे थे, जो ही प्रिंसिपल सर खड़े हुए तुरंत लाइन लग गई, समझ में आ रहा है। इसमें पहले से लाइन लगा के बैठे हुए हैं लेकिन अलग अलग डायरेक्शन में, वो उधर लाइन लगा के बैठा है, खड़ा है, उसको लग रहा है प्रेयर उधर से होगा या प्रिंसिपल सर यहाँ से आएंगे, इस गेट से आएंगे, तो उधर लगा के कुछ खड़े हैं, एक इस गेट से लगा के खड़े हैं, एक इस गेट से, एक उस गेट से। प्रिंसिपल सर यहाँ खड़े हुए, तुरंत यहाँ सब आ जाएंगे, लाइन पहले से लगी है, समझ आ रहा ना। ये खेल होता है, ठीक है। अब इसमें देखना डायमैग्नेटिक सब्सटेंस में ये क्या होंगे, पेयर्ड मिलेंगे। इसमें जिधर प्रिंसिपल सर खड़े होंगे उसके अपोजिट खड़े होंगे सब, प्रिंसिपल सर इधर खड़े होंगे तो सब उधर भागेंगे, समझ में आ रहा है। एक्सटर्नल फील्ड इधर लगाओगे, तो एमएल की डायरेक्शन अपोजिट, समझ में आ रहा है, उस डायरेक्शन में बिल्कुल नहीं खड़े होंगे, है ना। वो तभी हो सकता है जब कोई डिस्प्यूट चल रहा हो बच्चों से, है कि नहीं है। तो ऐसे देखा गया है कि प्रिंसिपल सर की बातें नहीं मानते हैं लोग, तो वही है, ये प्रिंसिपल सर की बिल्कुल बात नहीं मानेंगे, ये हैं बेहया, बट जो ही देखेंगे शांत हो जाते हैं। ये बहुत पढ़ने वाले बच्चे हैं, मतलब संस्कारी बच्चे हैं, डिसिप्लिन बच्चे हैं, समझ में आ रहा है। तो सबसे डिसिप्लिन सब्सटेंस होता है ये हमारे पास फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, जो सबसे बेहतरीन तरीके से मैग्नेटिज्म शो करता है ना। ये थोड़े से क्या होते हैं, बेहया टाइप के होते हैं, है ना, लेकिन फिर भी डरते हैं सब, ये तो खतरनाक होते हैं, है ना। तो ये तीनों टाइप के बच्चे आप मतलब आपको विद्यालय के अंदर मिलेंगे, ये तीनों टाइप के बच्चे मिलते हैं, है ना। एक जो पहले से बात मानेंगे, एक जो बात नहीं मानते हैं लेकिन बोल दिया जाए तो तुरंत मान लेंगे, यानी रूल तो फॉलो नहीं करते लेकिन जो ही देखेंगे तो तुरंत इज्जतदार बन जाते हैं बेहया, लेकिन जो ही किसी के सामने रिप्रेजेंट कराएंगे तो तुरंत अपने आप को अच्छा बना लेंगे। और डायमैग्नेटिक सब्सटेंस उधर बेहया है, वो कुछ कर लो नहीं मानेंगे और हमेशा वही जो आप कहोगे उसका उल्टा काम करेंगे। तो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस में होता है। अब उनका भी देख लेते हैं, है ना। पहले ये अलाइनमेंट ध्यान देंगे। अलाइनमेंट दो टाइप का होता है, एक तो डायरेक्शनल होता है, डायरेक्शनल और डिस्प्लेस, और दूसरा होता है इसमें रोटेटरी,
ठीक है ना, अलाइनमेंट यहाँ